दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। हमारे एग्जाम्स में अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी और इन सब क्वेश्चन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, यानी कि धीरे धीरे शब्द है संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है संज्ञा, क्रिया, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले इसमें पढ़ता जो है वो पढ़ता क्या है? पढ़ता क्रिया है। पढ़ता क्या है? क्रिया है। आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि क्रिया, इसमें क्रिया है पढ़ना। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, यानी राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। तो इस धीरे धीरे इन शब्द में वाक्य हो जाए, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, ये सब इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वह क्रिया विशेषण होते हैं। विशेषण, विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, ये सब धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपने कुछ और प्रश्नों को। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा खेती करना, लड़ाई करना, असंभव काम को संभव करना या फिर भाग जाना। तो हथेली पर सरसों उगाना मतलब कि एक बहुत ही मुश्किल कार्य लग रहा है। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव काम को संभव करना। हथेली पर सरसों उगाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव काम को संभव कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद अपना अगला प्रश्न। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है एक वचन का, बहुवचन का, द्विवचन या फिर नन। तो आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं पापा सो गए, पापा सो गए, यहाँ पर गए जो है वह बहुवचन है। हम लोग कभी नहीं बोलते कि पापा सो गया। यानी कि आदरणीय जो हमारे बड़े हैं, हमें उन्हें आदर देने के लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आदरार्थे, आदरार्थे बहुवचने, यानी कि आदर युक्त जो शब्द होता है वह हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, आदर युक्त शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में तुम बोलते हैं, लेकिन अगर हमें रिस्पेक्ट या फिर आदर देना हो तो हम आप बोलते हैं। तो उसी प्रकार आदरार्थे बहुवचने, यानी कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। देखते हैं दोस्तों इसके बाद अपने अगले प्रश्न को। हिरण का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से क्या होगा? हिरण का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? गज, दादुर, केसरी या फिर मृग। गज, दादुर, केसरी या फिर मृग। तो हम लोग जैसे जानते हैं हिरण हम लोग बोलते हैं मृग को। हिरण हम लोग किसको बोलते हैं? मृग को। मृग का और कुछ पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे हम लोग हिरण को हरिण भी बोलते हैं या फिर कृष्ण सार भी बोलते हैं। आप सबको ये सब ध्यान में रखना हो, क्योंकि ये जनरली सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ही पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गज। गज किसे बोलते हैं? गज हम लोग बोलते हैं हाथी को। हाथी, हस्ती या फिर कुम्फी। ठीक है, आप लोग करके सारे पर्यायवाची शब्द को याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दादर किसे बोलते हैं? तो दादर हम लोग बोलते हैं मेढक को। मेढक, मंडूक,
मंडूक या फिर जो मेढक होता है वह वर्षा में टर्टर करता है, यानी कि वर्षा जब आती है तो टर्टराने लगता है, तो उस मेढक को हम लोग वर्षा प्रिय भी बोलते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्षा प्रिय का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वर्षा प्रिय का मतलब होता है मेढक, ठीक है। उसके बाद केसरी, केसरी किसे बोलते हैं, तो केसरी हम लोग बोलते हैं शेर या फिर सिंह को, शेर, सिंह या फिर शार्दूल, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, गज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हाथी, हस्ती या फिर कुंभी। उसके बाद दादुर का मेढक, मंडूक या फिर वर्षा प्रिय। उसी प्रकार केसरी, केसरी का मतलब होता है शेर, सिंह, शार्दूल या फिर कई बार इसे केहरी भी बोला जाता है, केहरी, ठीक है। उसके बाद मृग का हरिण या फिर कृष्णसार, जो कि हमारा ये है हिरण का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद हम और कुछ प्रश्नों को करते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए इस वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द क्या है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द क्या है, यानी कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा को हम लोग एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, युयुत्सा, अजात शत्रु, दुर्जय या फिर युयुत्स। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा को हम लोग बोलते हैं युयुत्सा, यानी कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा। उसी प्रकार युयुत्स किसे बोलेंगे, जो युद्ध करता हो, युयुत्स बोलेंगे जो युद्ध करता हो, जो युद्ध करता हो, ठीक है। और अजात शत्रु, अजात शत्रु बोलेंगे जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिसे मारा ना जा सके क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अजात शत्रु। और हमारे भारत के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जिसे मारा ना जा सके वह अजात शत्रु, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, और जो युद्ध करता उसे बोलते हैं हम लोग युयुत्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, व्योम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। व्योम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है, पक्षी, राजा, आकाश या फिर धरा। तो व्योम किसे कहते हैं, व्योम यानी कि वायु से घिरा हुआ, व्योम यानी कि वायुओं से घिरा हुआ, यानी कि आकाश। व्योम जो है वह आकाश का ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो इसका विलोम शब्द यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पक्षी, राजा, आकाश या फिर धरा। तो व्योम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा धरा। धरा का मतलब होता है धरती, धरा का मतलब धरती। उसी प्रकार अगर ठीक है, धरा का मतलब धरती, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। आज मैं आपको जो भी प्रश्न करा रही हूँ आपके ये एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज इसे ध्यान से देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप अनुमान लगा सके कि आपके एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन में जोड़ी दी गई है वो समानार्थी शब्द यानी कि वह एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। किस जोड़ी में वह एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, सुमन, पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। तो देखते हैं सुमन और पुष्प। सुमन और पुष्प तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया है कि नहीं है, ये तो है सुमन और पुष्प। सुमन का मतलब होता है फूल, पुष्प का भी मतलब होता है फूल, तो सुमन और फूल ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं ये चरपाई और खटिया। चरपाई और खटिया दोनों सेम ही होते हैं, चरपाई और खटिया। उसके बाद देखते हैं पाठशाला या फिर विद्यालय। तो पाठशाला और विद्यालय जहाँ पर पढ़ाई होती है, विद्यालय में भी हमारी पढ़ाई होती है और पाठशाला में भी हमारी पढ़ाई होती है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निशा और निशाचर। निशा किसे बोलते हैं, तो निशा हम लोग बोलते हैं रात को। निशा किसे बोलते हैं हम लोग, रात को। उसी प्रकार निशाचर हम लोग बोलते हैं राक्षस, यानी कि रात को जगने वाला। निशाचर रात को विचरण करने वाले को हम लोग बोलते हैं निशाचर, जो रात को विचरण करे यानी कि राक्षस। तो निशा और निशा बोलते हैं रात को, लेकिन निशाचर बोलते हैं रात में विचरण करने वाले को। तो हमारा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है निशा और निशाचर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। और आप सबको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए कृपा कर मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।